हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। चलिए फिर से स्वागत है आपका बीएन प्रसाद मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपको चैप्टर 6 केमिस्ट्री का जो चैप्टर 6 है प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, उसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी देने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है क्योटो प्रोटोकॉल प्रबंधन क्या है। तो जापान के क्योटो शहर में भूमंडलीय ताप की वृद्धि को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन बुलाई गई, जिसमें 141 देशों ने भाग लिया। उसी को हम क्योटो प्रोटोकॉल प्रबंधन कहते हैं। तो वह सम्मेलन इसलिए बुलाई गई कि वाहनों के प्रदूषण से, जो उसमें निकलने वाली गैसें से जो वायु प्रदूषित हो रहा था, उसी की रोकथाम के लिए सभी देशों की मीटिंग जापान के क्योटो शहर में बैठाई गई और सभी देश वालों ने विचार किया कि अपने अपने देश में वाहन पर नियंत्रण लगाई जाए, उसमें जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कम से कम किया जाए, लकड़ी के उपले को कम जलाया जाए ताकि वातावरण प्रदूषित नहीं हो। उसी के संबंध में मीटिंग बुलाई गई, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल प्रबंधन के नाम से जानते हैं। उसमें 141 देशों ने भाग लिया। तो सर्वप्रथम यूरोप में यूरो 1, यूरो 2, यूरो 3 एवं यूरो 4 उत्सर्जन संबंधी मानदंड 1988 ईस्वी में लागू किया गया। मतलब इस प्रदूषण के संबंध में सबसे पहले यूरोप में 1988 ईस्वी में यूरो 1, 2 और 3, 4 को लागू किया गया। उसके बाद भारत में स्टेज 1 यानी यूरो 1 2000 ईस्वी में लागू हुआ और यूरो 2 जो है 2005 ईस्वी में लागू हुआ। उसके बाद 2010 में यूरो 3 एवं 2010 में ही यूरो 4 भी लागू किया गया। लेकिन यूरो 3 जो है सामान्य शहरों में लागू किया गया, जबकि यूरो 4 महानगरों जैसे दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता में लागू किया गया, जिससे प्रदूषण में काफी कमी आई। उसके बाद अगला पॉइंट है कि वन विनाश के प्रमुख कारण क्या है। माने वन जो विनाश होते जा रहे हैं, जंगलों की कटाई की जा रही है, उसका क्या कारण है, प्रमुख कारण क्या है। एक में है वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, क्योंकि मानव की जनसंख्या बढ़ने के कारण सभी मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु क्या करते हैं कि वनों की कटाई करते जाते हैं, उसमें कृषि कार्य करते हैं, उसमें घर बनाते हैं और वनों की कटाई होती जा रही है। दूसरा है वन विभाग के द्वारा कर वसूली के लिए भी धड़ल्ले से लकड़ियों को बेचा जा रहा है। तीसरा कारण है खेती के लिए किसान खेत कर रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं। चौथा कारण है गृह निर्माण हेतु वनों की कटाई की जा रही है। अगला पॉइंट है वृक्षारोपण का अभाव। तो वनों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, लेकिन फिर उस वनों के स्थान पर दूसरे वनों को नहीं लगाया जाता है, वृक्षों को नहीं लगाया जाता है। यही मुख्य कारण है वन विनाश के। अगला पॉइंट है वन संरक्षण के उपाय। मतलब वन संरक्षण के क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। एक में है केवल परिपक्व पेड़ों की कटाई। मतलब जो पेड़ परिपक्व हो गए हैं उसी की केवल कटाई की जानी चाहिए। दूसरा है वनों का विवेकपूर्ण उपयोग। मतलब वनों का जो हम उपयोग करें
बिल्कुल विवेक के अक्ल से और गुंजाइश से ऐसा करे कि उसका ज्यादा से ज्यादा नुकसान नहीं हो, केवल जरूरत की पूर्ति के लिए ही वनों की कटाई करे। अगला है कि बचे हुए वनों की सुरक्षा। मान ली कि जो वृक्ष कट गए से कट गए, लेकिन अब कितना जो शेष बच गए हैं उस वनों की सुरक्षा होनी चाहिए, उसमें से कटाई नहीं होनी चाहिए और कम से कम कटाई होनी चाहिए, इस पर विचार करना होगा और अधिकाधिक वृक्षारोपण करवाना होगा। अगला है वनों से होने वाले लाभ या वन का क्या महत्व है। हमारे जीवन में वन से क्या लाभ है, क्या महत्व है उसका। तो एक नंबर में है कि जल के पुनर्चक्रण में सहायक। वन जो होते हैं जल के पुनर्चक्रण में सहायक होते हैं। दूसरा है औषधि, रबर, इमारती लकड़ी इत्यादि हमें वनों से प्राप्ति होती है। वातावरण का संतुलन बना हुआ रहता है, वातावरण के ताप में कमी होती है, ये सारा वनों के कारण ही होता है। क्योंकि आप जानते हैं कि जितने भी हरे पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करके और ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करता है, जिसके कारण वातावरण संतुलित रहता है और कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच संतुलन बना हुआ रहता है। अगला पॉइंट है कि चिपको आंदोलन क्या है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल इसे पूछा जाता है कि चिपको आंदोलन क्या है। तो गढ़वाल मतलब उत्तराखंड के पहाड़ी पर स्थित रेनी ग्राम में वहां की सरकार ने ठेकेदार के हाथों इमारती लकड़ी बेचने के विरोध में इमारती लकड़ी बेच चुके थे, जो कटाई करने आए हुए ठेकेदारों को वहां की स्त्रियों ने पेड़ से चिपक गई और इसका काफी विरोध किया, जनसंघर्ष किया, जिससे पेड़ सुरक्षित बच गए। खेजरी ग्राम में एक महिला ने अपनी जान भी गंवा दी, जिसका सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। इसी जन आंदोलन को हम चिपको आंदोलन कहते हैं। तो इसे आप जरूर याद कर लेंगे कि चिपको आंदोलन हमेशा पूछा जाता है। तो शॉर्ट पे आप लिखेंगे कि चिपको आंदोलन है क्या। तो उत्तराखंड में गढ़वाल क्षेत्र में क्या हुआ कि वहां के सरकार ने वनों की कटाई का आदेश दे दिया, लेकिन वहां की महिलाओं ने जब पेड़ काटने आए ठेकेदार जब पेड़ काटने के लिए तैयार हुए तो सभी औरतें एवं मर्द लोग क्या किए कि पेड़ से चिपक गए और उसका विरोध किया कि वनों की कटाई करने से पहले हमें कटाई कीजिए, और अंत में मजबूर होकर के ठेकेदार को लौट जाना पड़ा, वहां के सरकार को भी वापस लेना पड़ा। और इसी आंदोलन को हम क्या कहते हैं, चिपको आंदोलन कहते हैं। अगला पॉइंट है कि टिहरी बांध परियोजना क्या है। तो टिहरी बांध परियोजना जो है यह उत्तराखंड के टिहरी जिले में, टिहरी एक जिला है उत्तराखंड के टिहरी जिले में भागीरथ तथा भिलांगना नदी, दोनों नदी जहां पर मिलती है उसी के संगम के नीचे गंगा नदी पर जो बांध बनाई गई है उसी का नाम है टिहरी बांध। ये बांध बनाने के उद्देश्य यह है कि इससे बिजली का उत्पादन किया जाता है एवं दिल्ली जैसे महानगर जो है उनको जलापूर्ति की जाती है। तो टिहरी बांध से दो फायदा हुए, एक तो बिजली का उत्पादन हुआ और दूसरे में दिल्ली महानगर को जल की आपूर्ति की जाती है। तो यह टिहरी बांध जो है उत्तराखंड के टिहरी जिला में है, जो भागीरथ तथा भिलांगना नदियों के संगम के नीचे गंगा नदी पर बनाया गया है।
इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं और टिहरी बांध के बारे में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछ सकता है। अब अगला है सरदार सरोवर बांध परियोजना क्या है। तो सरदार सरोवर बांध परियोजना जो है यह गुजरात प्रांत के मतलब गुजरात के नर्मदा नदी पर बनाई गई है। इससे गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान को लाभ मिलता है। मतलब सरदार सरोवर बांध से 4 राज्य को, गुजरात को, मध्य प्रदेश को, महाराष्ट्र को तथा राजस्थान को लाभ मिलता है। यह भी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरदार सरोवर बांध से किस किस मतलब राज्य को फायदा होता है। तो आप याद रखिएगा कि गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा राजस्थान को इससे लाभ मिलता है। ये भी पूछ सकता है कि सरदार सरोवर बांध जो है कहाँ पर है, तो गुजरात प्रांत में है। ये भी पूछ सकता है कि किस नदी पर है, तो नर्मदा नदी पर है। मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। इसलिए पॉइंट को आप जरूर ध्यान से देखें, इसको याद करें, तभी आप 100% क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगला पॉइंट है जीवाश्म ईंधन। वैसा ईंधन जिसे बनने में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं तथा जिसका भंडार सीमित है, वह भविष्य में समाप्त हो सकता है एवं जीव जंतुओं के अवशेषों से प्राप्त होते हैं, उसे हम जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला, डीजल, पेट्रोल, किरासन तेल इत्यादि जो है ये सभी जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तेल एवं पेट्रोलियम पदार्थ ये सब क्या है, जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। अगला जो पॉइंट है अजीवाश्म ईंधन। तो वैसा ईंधन जिसका भंडार असीमित हो, मतलब उसकी मात्रा कभी घटे ही नहीं, उसी को हम क्या कहते हैं, जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है, उसे हम अजीवाश्म ईंधन कहते हैं। या इसी को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कहा जाता है। तो जैसे में हो गया सूर्य प्रकाश, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, बायोगैस, ये जो 4 उदाहरण हो गए आपको अजीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो इस प्रकार से ये सभी पॉइंट को आप अच्छी तरह से देखें, परीक्षा की अच्छी तैयारी करें, पूरा 100 के 100 नंबर लाए और देखते रहिए BN प्रसाद मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।